Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। हमने पिछले लेक्चर में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की शुरुआत की थी, जिसमें हमने डाइवर्जेंस की परिभाषा, डाइवर्जेंस को अपन हिंदी में अपसरण भी कहते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये भी हमने स्टडी कर लिया था। अब चलिए इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम देखते हैं। ओके, सो ये हमने फ्लक्स और इसकी डेफिनेशन देखी थी, फ्लक्स क्या। अब इस लेक्चर में हम पहले देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व। ओके, सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को जैसे मैंने बताया हिंदी में अपसरण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस किसके लिए अपन यूज करते हैं? किसी वेक्टर फील्ड के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए अपन इसको कहते हैं सदिश क्षेत्र की अपसारिता। ठीक है, तो यहाँ पर किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस मतलब अपसरण का भौतिक महत्व। ओके, अपन ने जब फ्लक्स देखा था तो फ्लक्स में हमने ये देखा था कि फ्लक्स जो है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। और डाइवर्जेंस जो हमने डिफाइन किया था, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा v टेंडिंग टू जीरो इंटीग्रल a dot ds over the whole surface divided by the volume delta v। ठीक है ना, इस तरह से अपन ने इसको डिफाइन किया था, जहां पर इंटीग्रल a dot ds दिस गिव्स यू फ्लक्स, ये फ्लक्स देता है। और ये फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ ए भी उसी हिसाब से धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो, ये भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरह से फ्लक्स होगा उसी तरह से डाइवर्जेंस भी आपका होगा। ठीक है, तो कब होगा, उसमें हम किस तरह से उसको समझें? तो उसके लिए अपन यूं ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हम जो है सदिश क्षेत्र ले रहे हैं जिसमें कि कोई तरल प्रवाहित हो रहा है ना, सम फ्लूइड, है ना, सम फ्लूइड जो है दैट इज फ्लोइंग। ठीक है ना, और उसके हम वेग की बात करें, फ्लूइड के वेग की बात करें, तो जो उसका वेग है, राइट, वो यदि अपन जो है उसका अपसरण यदि धनात्मक ले लें, जो तरल प्रवाह का वेग है, जैसे सदिश क्षेत्र कौन सा ले रहे हैं हम? सदिश क्षेत्र जो वेक्टर ए है, ठीक है ना, उसको अपन मान ले रहे हैं सदिश क्षेत्र को कोई तरल पदार्थ है ना, उसका वेग, सो तरल पदार्थ के प्रवाह का वेग, सो तरल प्रवाह वेग, वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लो। ठीक है ना, उसको तो अपन ने सदिश क्षेत्र ले लिया। ठीक है, तब यदि मान लीजिए इसका डाइवर्जेंस धनात्मक है, इस वेग का डाइवर्जेंस धनात्मक है, तब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि यदि यहां पर ये जो तरल प्रवाह वेग है
यदि ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, राइट, यदि धनात्मक है तो इसका मतलब है कि जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, क्योंकि फैल रहा है ना, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो लिक्विड है दैट इज एक्सपांडिंग, लिक्विड इज एक्सपांडिंग। एक्सपांडिंग का मतलब प्रसारित, प्रसारित हो रहा है, लिक्विड प्रसारित हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर जो सदिश क्षेत्र है उसमें अपन क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए सदिश क्षेत्र पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो उसका मतलब ये होता है कि लिक्विड जो है दैट इज एक्सपांडिंग, मतलब तरल जो है वो क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। और जब तरल का प्रसारण होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा, कोई भी बताएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, घनत्व, लिक्विड का घनत्व कम होगा कि ज्यादा होगा यदि लिक्विड प्रसारित हो रहा है तो? इतनी सी चीज नहीं बता सकते? घनत्व क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। और यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। घटेगा, बस सिंपल। सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट विल डिक्रीज, कम हो जाएगा, ठीक है, हाँ घटेगा, जो घनत्व है लिक्विड का वो घटेगा। तो ये हम इसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, यदि सदिश क्षेत्र जो तरल प्रवाह वेग है यदि वो ऋणात्मक हुआ, निगेटिव है मान लीजिए, तो निगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, वो भी निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो डाइवर्जेंस निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो तरल है वो क्या होगा, है यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ ए, यदि वेक्टर फील्ड अपन ले रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव, ठीक है। तो तरल क्या होगा, प्रसारित होने की बजाय संकुचित होगा, है कॉन्ट्रैक्शन होगा उसका, तरल संकुचित हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका, समझ गए हैं। यस। और तरल संकुचित होगा तो घनत्व क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। है तरल वॉल्यूम घटेगी। बढ़ेगी, है जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी, दैट विल इंक्रीज, ठीक है। मैं बाद में बढ़ेगी बोलते थे, दूसरी बार पहले बात बोलते मुझे। डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो यहां पर जो अपन कहते हैं कि इस केस में, निगेटिव वाले केस में इसमें हम इसको कहते हैं सिंक, है ना, शोषक की भांति व्यवहार कर रहा है। यहां पर घनत्व तो बढ़ रहा है, तरल संकुचित हो रहा है, इसका मतलब ये सिंक की भांति काम कर रहा है। सिंक को अपन शोषक भी कहते हैं ना, शोषण कर ले रहा है उसका। और यहाँ जो पॉजिटिव धनात्मक केस है, यहाँ पर क्या तरल का प्रसारण हो रहा है ना, तो वो जो बिंदु है जहां पर प्रसारण हो रहा है तरल प्रवाह का, वो उसको क्या कहेंगे, सोर्स, स्रोत, सोर्स, स्रोत की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है। और यदि मान लीजिए अब तीसरा केस की फ्लक्स जीरो है, तो फ्लक्स जीरो है तो डाइवर्जेंस ए भी जीरो हो सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए दैट इज जीरो सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो तरल प्रसारित हो रहा है और ना ही तरल संकुचित हो रहा है ना, तरल का प्रसारण भी नहीं हो रहा और तरल का संकुचन भी नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब क्या हुआ उसका कि उसका घनत्व तो नहीं बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। सो नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी, घनत्व में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, असंपीड्य, असंपीड्य, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, असंपीड्य पदार्थ, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में
जो हमारा सदिश क्षेत्र है वेक्टर ए, उसकी जो फ्लक्स लाइंस है, प्रवाह रेखाएं हैं, वो या तो अनंत तक फैली होंगी या बंद पाश में होंगी। कैसे? जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो अपन मैग्नेट का एग्जांपल ले लें, ठीक है ना। तो यहां पर जितनी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जितनी फ्लक्स लाइन यहां से बाहर निकलती हैं, है ना, उतनी फ्लक्स लाइन यहां एंटर होती है, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो कुछ तो जैसे ये नजदीक के है, वो तो ये इस तरह से हो गया, और यदि मान लीजिए दूर चली गई तो क्या होगी, ये अनंत तक फैली होंगी, है ना। समझ में आ गया? इस तरह से, इस तरह से मिलता है ना, आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आपकी फ्लक्स लाइंस हैं, ये अनंत तक फैली हुई है, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर क्या है कि जो सदिश वेक्टर ए है, उसकी जो फ्लक्स लाइंस हैं, वो या तो इंफिनिटी तक जा रही हैं, या फिर वो बंद पाश में है। बंद पाश मीन्स क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, बंद पाश, ठीक है। और ये जो है आपकी, ये इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी। ऑलराइट। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, उनको हम कहते हैं परिनालिकीय, परिनालिकीय, नालिकीय मतलब सोलेनॉइडल, क्योंकि सोलेनॉइड का क्षेत्र जो होता है वो ऐसे ही होता है ना, जैसा मैग्नेट का होता है वैसे ही सोलेनॉइड का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो परिनालिकीय या सोलेनॉइडल, इस तरह के क्षेत्र जो हैं ये कहलाते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? नो डाउट सर। क्लियर? ओके। अब इसी में अपन देखें गुण, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र के अपसरण के गुण, है ना। तो पहला गुण क्या है इसका, कि इससे हमको क्या मिलता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है ये एक अदिश राशि है, स्केलर फील्ड, इट इज स्केलर है, स्केलर फील्ड। अपने ने देखा था ग्रेडियंट ऑफ फाई इज ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज ए स्केलर फील्ड। तो ये क्या है, एक अदिश क्षेत्र है, ये पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी चीज अपन यहां देखेंगे कि डेल डॉट, डाइवर्जेंस को अपन डेल डॉट नहीं ले रहे, ठीक है। सो डेल डॉट ए प्लस बी मान लीजिए अपन लिखना चाहें, सो दैट वी कैन राइट एज डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट बी, ओके। और तीसरा डेल डॉट, मान लीजिए कोई स्केलर फील्ड है v और एक कोई वेक्टर फील्ड है a, है ना, और ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट नहीं है v जो स्केलर फील्ड है, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सो दिस वी कैन राइट एज v डेल डॉट a, ये रिलेशन है जो आपको जरूरत पड़ेगी, प्लस a डॉट डेल v या डेल v डॉट a, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, a डॉट डेल v। ओके, समझ में आ गया ये? कोई डाउट Yes, किसी को? तो अपन चलते हैं नेक्स्ट No. टॉपिक के ऊपर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम।
गॉस का डाइवर्जेंस का प्रमेय है या अपसरण प्रमेय। सो गॉस का अपसरण प्रमेय, ठीक है ना। अभी गॉस का अपसरण प्रमेय क्या कहता है वो देखें। यदि किसी सदिश क्षेत्र वेक्टर ए, सदिश क्षेत्र वेक्टर ए है ना, यानी वेक्टर फील्ड वेक्टर ए में एक बंद पृष्ठ क्लोज्ड सरफेस, एक बंद पृष्ठ एस मान लें की कल्पना की जाए। दैट मीन्स वी आर इमेजिनिंग ए क्लोज्ड सरफेस एस की जाए, है ना, क्लोज सरफेस एस कल्पना की जाए। So we are imagining a closed surface S in a vector field vector A जो V आयतन, जो V आयतन को घेरता है, which encloses a volume V। ऑलराइट, तो गॉस के अनुसार गॉस के अनुसार क्या होगा, सदिश क्षेत्र वेक्टर ए के डाइवर्जेंस या अपसरण, वेक्टर ए के अपसरण का आयतन समाकलन right, means volume integral ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, सदिश क्षेत्र ए के अपसरण का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ पर लिए गए वेक्टर ए के पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रल, पृष्ठीय समाकलन के तुल्य होता है। अर्थात इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट ds सरफेस इंटीग्रल a डॉट ds सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस S। तो ये समझ में आया क्या, थ्योरम समझ में आया लोगों को? यस सर। इंग्लिश में भी बताऊं? यस सर, एक बार बताओ। हाँ, तो इसमें इंग्लिश में अपन इसको लिखेंगे द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए, टोटल आउटवर्ड
flux of a vector field vector A through the closed surface S is the same as the volume integral of divergence of वेक्टर A, है ना। तो ये जो है आपका दिस इज योर टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है ना, निर्गमित, कुल निर्गमित फ्लक्स वो इंटीग्रल A डॉट ds से होता ही है, आप जानते ही हैं। और वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए dv, जहां पर वो जो सरफेस है वो इस वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट किसी को? नो डाउट। ओके, तो अब इसको अपन प्रूफ देखेंगे इसका, ठीक है। तो यहां पर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर इसी तरह से आता है कि स्टेट गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड प्रूव इट। ओके, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, यहां पर मान लीजिए अब अपन एक वॉल्यूम ले लेते हैं, एक हमने वॉल्यूम ले लिया, किसका माइक चालू किया, बंद कीजिए। एक वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है ना, जो कि ये जो बंद पृष्ठ S है इसके द्वारा घिरा हुआ है, बंद पृष्ठ S। क्लियर, ये वॉल्यूम है, ये इसको अपन 3 डायमेंशन में इमेजिन करिए, ठीक, ऑल राइट। और इसको अब हम क्या करेंगे, सूक्ष्म आयतन में डिवाइड कर दें इसको, है जैसे अंदर छोटे छोटे बॉक्स बन गए, मान लें अपन, है इसको सूक्ष्म आयतन है, मतलब बहुत अल्प, इनफाइनेटली स्मॉल, ऐसे आयतन में हम इनको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और उनको लिख दें मान लो V1, V2, V3 एंड सो ऑन, है, ठीक है, सूक्ष्म आयतन। और सूक्ष्म है तो चलो डेल्टा लगा देते हैं, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो सूक्ष्म आयतन है वो कुछ पृष्ठ से घिरे हुए होंगे, तो अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जैसे देखिए मान लीजिए अपन एक बॉक्स ले लें, ये सूक्ष्म आयतन है हमारा, मान लीजिए जो हमने लिया इसका, तो आसानी से अपन इसका एग्जांपल देख सकते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि इसके साथ में इसकी जो 6 भुजाएं हैं, सॉरी 6 सरफेसेस हैं, उन 6 सरफेसेस के साथ 6 बॉक्सेस जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया कंटिन्यूअसली। तो यहाँ आपका ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे और पीछे 6 के साथ 6 बॉक्स जुड़े होंगे, तो उनका भी सरफेस आएगा यहाँ पे, राइट। तो ये जैसे यहाँ पे जो है एक सरफेस इधर आ जाएगा, यूं अपन मान सकते हैं। अब इस बॉक्स का जो सरफेस है वो, और ये जो पहला बॉक्स है, मान लो पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, इनके सरफेसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इनका जो क्षेत्रफल होगा, ध्यान दीजिए इस चीज को, हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल जब भी हम कोई बंद सरफेस लेते हैं तो क्षेत्रफल किस तरफ होता है, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, क्षेत्रफल की दिशा, कोई भी जवाब दीजिए, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो जो 1 नंबर का बॉक्स है उसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा किस तरफ, इस तरफ हो जाएगा, है ना। और जो 2 नंबर का बॉक्स है उसका क्षेत्रफल किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ना, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अब हम ये अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले अपन ने ये छोटा सा जो बॉक्स ले लिया, इस आयतन के अंदर हमने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है ना।
तो उस बॉक्स के लिए अपन डाइवर्जेंस ऑफ ए को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्योंकि हमने सरफेस किस में रखा है, हमने सरफेस रखा है इस वेक्टर फील्ड में, वेक्टर ए। तो कोई भी सूक्ष्म आयतन के लिए, मान लो उसको अपन आयत आयतन मान लें, आयत आयत आयतन, है ना। आई का मान जहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगा, है आई दैट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी हमने डिवाइड किया है। तो अपन लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए किसके लिए, इस आयत आयतन के लिए, आयत बॉक्स अपन ने लिया, उसके लिए लिख सकते हैं इंटीग्रल ए डॉट डीएस, इंटीग्रल ए डॉट डीएस सरफेस इंटीग्रल, है ना। कौन सा आयतन, आयत, तो अपन यहां पे आई लिख दिया, इंटीग्रल ए डॉट डीएस एस आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वी आई। समझ में आ गई बात? लिख सकते हैं अपन, yes, ठीक है। तो अब ये हम इसको यूं लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए आयत इंटू डेल्टा वी आई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट डीएस एस आई। लिख सकते हैं, डेल्टा वी आई को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, ठीक। अब यदि अपन, ये दो हमारे पास हो गए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यदि हम ये लेफ्ट हैंड साइड के इन सबको जोड़ दें तो हमें राइट हैंड साइड के भी टर्म जोड़ने पड़ेंगे सारे, सभी के लिए, क्योंकि आई का मान क्या है 1 2 3 4 5 6। तो यदि अपन इस पूरे सरफेस के लिए लें, ये जो पूरा सरफेस हमारा है, पूरा आयतन है, पूरे आयतन के लिए यदि अपन लें तो पूरे आयतन के लिए अपन लिख सकते हैं, पूरे आयतन के लिए क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू सिग्मा डाइवर्जेंस ऑफ ए आई डेल्टा वी आई, जहां पे अपन ले लें आई इज इक्वल टू 1 to n, मान लो हमने n में डिवाइड किया है ना, तो अपन ये ले लें, ठीक है। अब चूंकि ये अल्प आयतन है ना, तो अपन इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए, और कंटिन्यूअस है, अल्प आयतन है, तो अपन इसको इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल ये लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई शक है? no doubt sir, क्लियर हो गया बिल्कुल। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई बेटा हमारे थ्योरम की। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा देखें। अब राइट हैंड साइड में भी हमें ये समेशन करना पड़ेगा, तो अपन राइट हैंड साइड बन जाएगी हमारी सिग्मा इंटीग्रल ए डॉट डी एस एस आई बन जाएगी ना ये। अब हमने आपको जैसा पहले बताया था कि यदि हमने दो बॉक्स के एग्जांपल लिया था यहाँ पे, है ना, इनके सरफेसेस का, ये वाला जो सरफेस है, तो दोनों में जो क्षेत्रफल है वो एक दूसरे के अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, और डीएस यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, क्षेत्रफल डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे। ए डॉट डीएस जो आप निकालोगे, एक का एक तरफ होगा, दूसरे का दूसरी तरफ होगा, तो ए डॉट डीएस जो है वो कैंसिल होता चला जाएगा। तो इस तरह से जितने भी सरफेसेस आपने यहां बनाए अंदर, उन सबके लिए उनका एक जोड़ीदार मिल जाएगा कैंसिल करने के लिए, मिलेगा कि नहीं? yes sir, मिल जाएगा ना। जैसे इधर साइड इधर मिल गया, ऐसे ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे, है यहाँ ऊपर मिल जाएगा, फिर यहाँ इस तरफ मिल जाएगा, इस तरफ भी मिल जाएगा, और इस तरफ भी मिल जाएगा। तो इस तरह से सबके जोड़ीदार मिल जाएंगे और सबके प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा ना ऐसा। तो इसका मतलब इंटीग्रल ए डॉट डीएस तो जीरो क्या होगा, क्या ऐसा कोई भी yes sir, है, yes sir, जीरो हो जाएगा, पक्की बात। बेटा इनका जोड़ीदार कहां होगा, जो बाहर हैं,
जो सरफेस हमारा बाहर की तरफ है उसका जोड़ीदार कौन होगा? अब जैसे ये मान लो है, ये मैं रेड से दिखा रहा हूं, ये पोर्शन आपका, इसका मिलेगा क्या? जो बाहर की तरफ है बाहर वालों के लिए नहीं होगा। नहीं मिलेगा ना, या मिलेगा? बाहर वालों के लिए नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको तो हमें लेना पड़ेगा ना, इसका मतलब इंटीग्रल ए डॉट ds जीरो नहीं बनेगा। तो इंटीग्रल ए डॉट ds क्या बनेगा? जो बाहर का सरफेस है उसका तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए ये जो लिखा है कि उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ पर लिए गए वेक्टर ए के पृष्ठीय समाकलन के तुल्य होता है। मतलब अंदर का तो सब कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है ना? कि इट इज द total outward flux of the vector field A through the closed surface S is the same as the volume integral। तो ये जो सूक्ष्म आयतन जो बंद पृष्ठ है उसको घेरने वाले पृष्ठीय समाकलन के तुल्य होता है, तो वो यहां पर आ गया। तो ये सिग्मा इंटीग्रल ए डॉट डी एस ऐसा ही, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ए डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल। और इस तरह से हमारा जो थ्योरम है वो हो गया इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी वॉल्यूम इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट ds सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस S। कोई शक किसी को इसमें? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लियर? ओके यस सर। ओके। तो अब अपन चलिए प्रॉब्लम्स लेते हैं कुछ, है प्रॉब्लम्स जो है, हमने एक प्रॉब्लम दिया था आपको होमवर्क के लिए, कर लिया क्या आप लोगों ने? ट्राई तो किया था। हैं? ट्राई ट्राई किया तो किया था। पर कर नहीं पाए? चलिए यस सर। चलिए तो प्रॉब्लम्स देखते हैं, पहले तो उसी को ले लेते हैं अपन। पहले ले लेते हैं उस प्रॉब्लम को। ऑलराइट, तो चलिए प्रॉब्लम्स, तो मैं साथ साथ प्रॉब्लम लेते जा रहा हूं जिससे आपको थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। हमने वो जो प्रॉब्लम लिया था वो ग्रेडियंट का प्रॉब्लम था। क्या प्रूव करना था आपको उसमें? फॉर एनी कांस्टेंट वेक्टर, है ना, ऐसी था ना? The gradient A vector dot R vector is equal to A vector। किसी भी कांस्टेंट वेक्टर वेक्टर ए के लिए ऐसी था ना? ग्रेडियंट ऑफ प्रूव ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है? तो अब अपन देखो इसमें आर मैंने बताया था क्या है, यहाँ स्थिति सदिश है ना, पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर सॉल्यूशन अपन देखें तो वेक्टर आर जो है हमारा दैट इज xi प्लस yj प्लस zk। क्लियर? और जो वेक्टर ए है उसको अपन लिख सकते हैं axi प्लस ayj प्लस azk, जहां पर ax ay और az क्या होंगे? कांस्टेंट्स होंगे, है ना? वेयर ax ay az दे आर कांस्टेंट, क्योंकि वेक्टर ए कांस्टेंट है। क्लियर होगी बात? तो अब अपन निकालें ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर, तो उसके पहले अपन निकालें ए डॉट आर। तो ए डॉट आर क्या हो जाएगा, कोई भी बता सकता है? ए डॉट आर
चलो पहले लिख देते हैं जिस तब आप बता पाए। ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। हाँ अब आ गया ध्यान में, वेरी गुड, प्लस जेड की, राइट। सो दिस विल बिकम एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रॉब्लम हमेशा आता है हर क्वेश्चन में। तो ये ए डॉट आर हो गया। अब ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर लिखे, चलिए ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट आर, सो दैट विल बी इक्वल टू, ग्रेडियंट के लिए अपन क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं ग्रेडियंट के लिए, नहीं पढ़ते हो हैं, आई डेल्टा बाय डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड। मेरे वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो, या मैं डालना बंद कर दूं, देखते हैं। बंद कर दूं डालना? नो सर। तो फिर उनको वीडियोस को मैंने कहा आप 2 बार 4 बार 10 बार उनको देखो और उनको समझो और उसका अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है, तब आपको याद रहेगा। तो सिर्फ उनको सुनना ही नहीं है, उनको कॉपी में लिखना भी है आपने, वो भी काम करें साथ साथ। सो दिस, और बुक परचेस कर ली कि नहीं कर ली आप लोगों ने? अभी नहीं। हाँ तो वो भी लीजिए बेटा, वो भी खरीदिए, या मेरे ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, मेरे ऐप से ले लीजिए वो मटेरियल, वहां पे भी मिल जाएगा। है तो दिस इज एक्स ए एक्स प्लस क्या निकाला अपन ने, वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू, आप बताएं क्या होगा ये, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स ए एक्स आई डेल अपॉन डेल एक्स, है ना, आई डेल अपॉन डेल एक्स, और वाई ए वाई इसके लिए बेकार है और जेड ए जेड बेकार है इसके लिए, क्योंकि एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अपन सिंपल क्या ले लो यहाँ पे, एक्स ए एक्स, ये ले लो, क्लियर, प्लस जे डेल्टा बाय डेल्टा वाई, इसमें क्या ले लेंगे अपन, इसी तरह से वाई ए वाई प्लस के डेल्टा बाय डेल्टा जेड जेड ए जेड, है ना, क्योंकि इनके लिए बाकी दो जो है वो कांस्टेंट्स हो जाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो यहां पर ए एक्स जो है वो कांस्टेंट है, तो ए एक्स तो बाहर निकल आएगा, आ जाएगा ना, और आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, आई ए एक्स प्लस उसी तरह से जे ए वाई प्लस के ए जेड, और ये क्या चीज है, क्या है ये अभी अपन ने लिया था ना, ये देखो क्या है, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट। वेक्टर ए, सो दिस बिकम्स इक्वल टू वेक्टर ए। तो इस तरह से अपन ने प्रूव कर दिया है, ये जो पूछा गया था एग्जाम आपके इसमें, इसको अपन ने प्रूव कर दिया। ये एग्जामिनेशन में 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलिए डाइवर्जेंस के प्रॉब्लम देखते हैं, ग्रेडियंट के तो अपन ने बहुत सारे प्रॉब्लम कर लिए, आप डाइवर्जेंस के ऊपर देख लेते हैं। थोड़ा सी टाइम बचा, चलिए इसमें देख लेते हैं डाइवर्जेंस का प्रॉब्लम। सबसे सिंपल प्रॉब्लम पहले ले लेते हैं, कैसे डाइवर्जेंस निकालना है ना। तो मान लीजिए इफ सम वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड वेक्टर i प्लस एक्स जेड वेक्टर k कैप, ठीक है। देन फाइंड आउट डेल डॉट ए, फाइंड डेल डॉट ए, फिर थोड़े से कठिन प्रॉब्लम अगले लेक्चर में लेंगे। तो डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए, डेल डॉट ए इज डेल्टा ए एक्स बाय डेल्टा एक्स
प्लस डेल्टा ए वाई बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा ए जेड बाय डेल्टा जेड। ठीक है, अब यहाँ पे ax क्या है, ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये ax है, और ए वाई जीरो है क्योंकि j का है नहीं इसमें फैक्टर, तो ए वाई दैट इज जीरो, एंड व्हाट इज ए जेड, ए जेड इज एक्स जेड। ठीक है, इनके घटक ले लिए हमने, तो अब हमारे पास डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, डेल डॉट ए दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस डेल्टा बाय डेल्टा वाई ऑफ जीरो प्लस डेल्टा बाय डेल्टा जेड ऑफ एक्स जेड। तो अब इसके लिए क्या, हमको x से डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलन, तो y और z तो कांस्टेंट मानेंगे अपन इसके लिए, और डेल्टा बाय डेल्टा x ऑफ एक्स स्क्वायर दैट विल बी 2x, तो ये हो जाएगा 2xyz प्लस जीरो है वो दूसरा टर्म, और तीसरे टर्म में क्या होगा, यहाँ पे भी z जो है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट मान लेंगे, तो डेल्टा बाय डेल्टा z ऑफ z इज 1, सो दिस विल बी प्लस x। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर, आ गया। आ गया। तो अब मैं एक प्रॉब्लम दे देता हूं आपको, वो आप घर पे ट्राई करना है ना, इसी के ऊपर आधारित है। तीसरा, वेक्टर ए मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जेड आई, ठीक है, प्लस 4xy जे कैप प्लस एक्स जेड के कैप, ये मान लीजिए दिया हुआ है। तो यू हैव टू फाइंड divergence of vector A, find divergence of vector A at the point 1 -2 3। तो आपको वैसे ही इसी तरह से करना है, और उसके बाद क्या करोगे आप, ये आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यूज है पॉइंट्स की, वो यहाँ पुट अप कर दोगे, है ना, जो सोल्यूशन आएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए का, वो एक्स वाई जेड के रूप में आता है, तो उसमें x की जगह 1 हो जाएगा, y की जगह -2 और z की जगह 3। ठीक है, ये आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एट द पॉइंट 1 -2 3। क्लियर हो गया? तो ये टेक इट एज ए होमवर्क, और फिर अपन कल जो है कुछ और प्रॉब्लम्स इसके ऊपर जो आधारित हैं डाइवर्जेंस के ऊपर, उनको देखेंगे। क्लियर? तो दैट विल कंप्लीट, जब डाइवर्जेंस के अपन बिल्कुल वो कर लेंगे, तो आप एक और ये जरूर करिएगा कि डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट जो भी अपन ने पढ़ा है, मैंने उसके आपको सारे वीडियोस डाल दिए हैं ना? यस सर। तो उनको आप 2 बार 3 बार 4 बार जैसे मैंने कहा उनको देखिए, सुनिए, और उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस को, और फिर कल जो है आप बताओगे, मैं तो प्रॉब्लम लिखते जाऊंगा, आप बताओगे कि प्रॉब्लम कैसे करना है। ठीक है बेटा? ओके सर। ऑल राइट।